मध्य प्रदेश की पर्यटन और संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने मदरसों पर तीखा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आतंकी मदरसों में पले बढ़े होते हैं। इन्होंने जम्मू कश्मीर को आतंकवाद की फैक्ट्री बना दिया। राष्ट्रवाद में बाधा डालने वाले मदरसों को राष्ट्रहित में बंद होना चाहिए। असम का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा, वहां सरकार ने मदरसा बंद करने का अच्छा निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि जो मदरसे समाज को राष्ट्रवाद से नहीं जोड़ सकते, उन्हें समुचित शिक्षा से जोड़ना समाज की प्रगति के लिए आगे लाना चाहिए। इस दौरान उन्होंने सामूहिक शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि विद्यार्थी एक समान होते हैं। धर्म आधारित शिक्षा से कट्टरता पनप रही है और विद्वेष का भाव फैल रहा है। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड एक सक्षम संस्था है। ऐसे में मदरसों की शासकीय मदद भी बंद होनी चाहिए। यदि कोई निजी तौर पर धार्मिक संस्कार देना चाहता है तो हमारा संविधान उसके लिए छूट देता है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा, उन्होंने कहा था कि आदिवासियों से कोई हिंदू नहीं लिखवाएगा, जबकि वे तो अनादिकाल से हिंदू हैं। कमलनाथ सरकार के फैसलों पर भी आपत्ति जताते हुए उनकी सरकार ने एक तरफ मंदिरों की आय पर टैक्स लगाया, दूसरी तरफ मदरसों को राहत देते रहे। कांग्रेस ने देश की एकता को खंड खंड करने की नीति बनाई थी। असल में असम में शिक्षा मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि राज्य में सरकार द्वारा संचालित सभी मदरसों और संस्कृत विद्यालयों को बंद किया जाएगा। इस संबंध में अधिसूचना नवंबर में जारी की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य में मदरसा शिक्षा बोर्ड को भंग कर दिया जाएगा और सरकार द्वारा संचालित सभी मदरसों को उच्च विद्यालयों में तब्दील किया जाएगा। मौजूदा छात्रों के नियमित छात्रों के तौर पर नए सिरे से दाखिले लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अंतिम वर्ष के छात्रों को उत्तीर्ण होकर वहां से निकलने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन इन स्कूलों में अगले साल जनवरी में प्रवेश लेने वाले सभी छात्रों को नियमित छात्रों की तरह पढ़ाई करनी होगी। उन्होंने कहा कि मदरसे देश की आजादी से पूर्व के काल में खोले गए थे। ये मुस्लिम लीग की विरासत है। राज्य सरकार ने मदरसों पर किए गए शोध के आधार पर कहा और फैसला लिया। असम में सरकारी मदरसों को या तो नियमित स्कूलों में तब्दील किया जाएगा या उन्हें बंद कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक रूपता लाने के लिए सरकारी खर्च पर कुरान को पढ़ाए जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि मदरसे में पढ़ रहे अधिकतर बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर बनना चाहते हैं और वे इस बात से वाकिफ नहीं है कि मदरसा नियमित स्कूल नहीं है। मंत्री ने कहा कि संस्कृत विद्यालयों को कुमार भास्कर वर्मा संस्कृत विद्यालय को सौंपकर शिक्षण एवं अध्ययन केंद्रों में तब्दील किया जाएगा, जहां भारतीय संस्कृति, सभ्यता और राष्ट्रवाद का अध्ययन कराया जाएगा। मध्य प्रदेश की मंत्री उषा ठाकुर असम जैसी ही व्यवस्था मध्य प्रदेश में भी चाहती हैं। मुंबई में हुए टीआरपी स्कैम का दायरा बढ़ता जा रहा है। मुंबई के बाद अब यूपी में भी टीआरपी में घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। यूपी पुलिस ने मामले को सीबीआई के हवाले कर दिया है। सीबीआई ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। सूत्र बताते हैं कि मामला करीब 3 दिन पहले लखनऊ के हजरतगंज थाने में एक विज्ञापन कंपनी के प्रवर्तक की शिकायत पर दर्ज किया गया था, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने सीबीआई को सौंप दिया। उन्होंने कहा कि त्वरित कार्रवाई करते हुए सीबीआई ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। अधिकारियों ने बताया कि मुख्य आरोप धन लेकर टीआरपी रेटिंग में हेरफेर किए जाने का मामला है। सीबीआई अधिकारियों ने विस्तृत ब्यौरा देने से इनकार कर दिया। किसी चैनल या कार्यक्रम की टीआरपी का इस्तेमाल विज्ञापन एजेंसी उनकी लोकप्रियता मापने में करती है, जिससे विज्ञापन की कीमत प्रभावित होती है। भारत में ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल यानी बाक 45,000 से अधिक घरों में एक उपकरण लगाकर पॉइंट्स की गिनती करता है। इस उपकरण को बारोमीटर कहा जाता है। यह उपकरण इन घरों के सदस्यों द्वारा किसी कार्यक्रम या चैनल के देखे जाने का आंकड़ा एकत्रित करता है, जिसके आधार पर बार्क साप्ताहिक रेटिंग जारी करता है। मुंबई पुलिस ने हाल ही में टीआरपी में हेरफेर किए जाने का मामला दर्ज किया था, जिसके बाद बार्क ने अस्थायी रूप से रेटिंग का काम स्थगित कर दिया। इस बीच पुलिस की अपराध शाखा ने फर्जी टीआरपी रैकेट के सिलसिले में हंसा रिसर्च एजेंसी के 2 पूर्व कर्मचारियों को गिरफ्तार किया और इस तरह इस मामले में अब तक 8 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। गिरफ्तार किए गए रामजी वर्मा, दिनेश विश्वकर्मा ने कुछ सालों के लिए हंसा एजेंसी में काम किया था। वर्मा को वर्ली से गिरफ्तार किया गया, जबकि विश्वकर्मा को मुंबई हवाई अड्डे से शाम को गिरफ्तार किया गया। ये कथित फर्जी टीआरपी घोटाला तब सामने आया जब रेटिंग एजेंसी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ने हंसा रिसर्च ग्रुप के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई कि कुछ चैनल विज्ञापन दाताओं को आकर्षित करने के लिए टीआरपी अंक के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं।
महाराष्ट्र में लव जिहाद का मामला गरमाने लगा है। लव जिहाद की बढ़ती घटनाओं को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की और बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताई, तो मध्य प्रदेश में बैठे दिग्विजय सिंह इसमें कूद कर सामने आ गए। महिला आयोग का कहना है कि महाराष्ट्र में लव जिहाद के मामलों में इजाफा हुआ। रेखा शर्मा के इस दावे के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने महिला आयोग पर निशाना साधा। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करके लिखा कि क्या राष्ट्रीय महिला आयोग लव जिहाद को परिभाषित करेगा? यदि आप नहीं कर सकते तो क्या आप अपने कानूनी सलाहकार को परिभाषित करने के लिए कहेंगे, या फिर आप मोदी सरकार में मुख्तार अब्बास नकवी जी को लव जिहाद को परिभाषित करने के लिए कह सकते हैं। रेखा शर्मा ने राज्यपाल से कहा कि राज्य में लव जिहाद के मामले बढ़ रहे हैं। उन्होंने आपसी सहमति से भिन्न धर्मों के लोगों के लिए विवाह और लव जिहाद के बीच अंतर को रेखांकित करते हुए इस विषय पर राज्यपाल का ध्यान आकर्षित किया। लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल कुछ दक्षिणपंथी टिप्पणीकार करते हैं और आरोप लगाते हैं कि हिंदू महिलाओं को बहला फुसलाकर उनका धर्मांतरण करके शादी की जाती है। एनसीडब्ल्यू के अध्यक्ष ने इस ओर भी इशारा किया कि राज्य महिला आयोग में अध्यक्ष नहीं होने की वजह से करीब 4000 शिकायतों का निस्तारण नहीं किया जा सका है। आयोग की विज्ञप्ति के अनुसार आयोग के अध्यक्ष ने आंध्र प्रदेश के दिशा कानून की तरह एक कानून बनाने की जरूरत बताई, जिसमें महिलाओं के खिलाफ अपराध में मुकदमा जल्दी पूरा करने और कड़ी सजा का प्रावधान हो। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में लव जिहाद के मामले को लेकर सियासत तेज होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार को निपटाने के लिए अकाली दल, बीजेपी और अरविंद केजरीवाल को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत शायद न पड़े, क्योंकि इस काम के लिए कांग्रेस के नवजोत सिंह सिद्धू ही काफी हैं, जिनके निशाने पर कैप्टन हमेशा ही रहते हैं और कैप्टन सरकार की आलोचना करने का एक भी मौका वे नहीं गंवाते। करीब 1.25 साल के बाद सिद्धू जब विधानसभा पहुंचे तो वहां भी कांग्रेस की सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया और विपक्ष के सुर में सुर मिलाकर अपनी पार्टी की सरकार पर हमला करने लगे। विधानसभा में नवजोत सिंह सिद्धू ने राज्य सरकार द्वारा किसानों की फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, पंजाब सरकार खुद किसानों की फसलें एमएसपी पर खरीदे। सिद्धू के सुर में विपक्षी पार्टियों ने भी अपना सुर मिलाया। इससे असहज मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस मांग को सिरे से ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि इसके सरकार के पास आर्थिक संसाधन नहीं है। राज्य सरकार की अपनी एमएसपी होने का मुद्दा बार बार उठने पर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने स्पष्ट कर दिया कि करीब 55 से 60 हजार करोड़ रुपए की फसल की एमएसपी पर खरीदी की जाती है। इतना राजस्व पंजाब सरकार के पास नहीं है। ऐसे में वह एमएसपी पर खरीद कैसे कर सकते हैं? राज्य की अपनी एमएसपी का मुद्दा नवजोत सिंह सिद्धू ने सदन में उठाया तो शिरोमणि अकाली दल की तरफ से ये मुद्दा विक्रम सिंह मजीठिया ने उठाया। आम आदमी पार्टी के नेता हरपाल चीमा ने तो ये आशंका व्यक्त कर दी, चूंकि नए विधेयकों में सजा का प्रावधान कर दिया गया है, ऐसे में अगर एजेंसीज और प्राइवेट प्लेयर एमएसपी पर खरीद नहीं करते हैं तो फिर किसान क्या करेंगे? क्या वे अपनी फसल बेचने के लिए दूसरे राज्य में जाएंगे? पंजाब सरकार द्वारा सजा का प्रावधान करने की तैयारी के बाद से ही यह आशंका जताई जा रही है कि ऐसा संभव है कि सजा के डर से आगे प्राइवेट प्लेयर खरीद न करें, जबकि विधेयक में सजा का प्रावधान केवल चावल और गेहूं की खरीद पर किया गया है। अहम बात यह है कि पंजाब में चावल और गेहूं की प्राइवेट खरीद न के बराबर ही है। विपक्ष मुख्य रूप से सरकार से ये मांग करती रही है कि न सिर्फ सरकार की अपनी एमएसपी हो, बल्कि अन्य फसलों जैसे कपास, मक्की आदि की खरीद पंजाब सरकार करे। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने विपक्ष की इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार के पास इतना राजस्व नहीं है कि वह अपनी एमएसपी खुद तय कर सके। सदन में भले ही मुख्यमंत्री ने विपक्ष की मांग को अस्वीकार कर दिया, लेकिन राज्यपाल से मुलाकात के उपरांत राज्य की अपनी एमएसपी पर कहा कि सारे काम होंगे, लेकिन चरणबद्ध तरीके से। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा पेश किए गए विधेयकों को पारित करने से पहले विक्रम सिंह मजीठिया ने सदन में मुद्दा उठाया कि बिल को पास करने से पहले उन सभी लोगों से चर्चा कर ली जाए जो इससे संबंधित है। उनका कहना था कि किसान संगठनों और आढ़तियों आदि के साथ विधेयक को लेकर सरकार को चर्चा करनी चाहिए, लेकिन सरकार ने उनकी मांगों को अनसुना कर इन्हें पारित करवा लिया।